सेलेक्ट करना चाहिए उसका हम आंसर करेंगे। कहीं पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर कि हमें यस और नो करना पड़े कि ये पर्टिकुलर काम हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, काम होगा नहीं होगा, जहां पे हमें वन सेंटेंस में आंसर करना पड़े, उसका भी हम आंसर करने की इसमें ट्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करेंगे अप टू सेकंड्स यूजिंग सबलॉट थ्योरी। तो ये सारे हम वन बाई वन करेंगे। तो स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर बिल्कुल बिगिनिंग से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। जिसको ऑलरेडी थोड़ी बहुत राशि प्लैनेट्स की नॉलेज है तो भी कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में मैं इसको बिल्कुल कहाँ से कुंडली शुरू होती है आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तभी भी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरी बात कि ड्यूरिंग क्लास मैं अपनी तरफ से सोलो पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा आपके जो भी डाउट्स हैं आप उन्हें नोट करके रख लें। एंड ऑफ क्लास वन बाई वन मैं सबको अपॉर्चुनिटी दूंगा, आप हैंड रेज करेंगे और मैं कहूँगा वो अपना क्वेश्चन रेज करेगा और उसका मैं आंसर आपको करूँगा। इसके बाद आप अपना माइक्रोफोन ऑफ रखेंगे क्योंकि माइक्रोफोन सब लोग ऑन रखते हैं तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उसके अंदर डिस्टरबेंस आता है, तो वो आपको जब मैं वीडियो सेंड करूँगा तो उसमें आप ही लोगों को प्रॉब्लम आएगी, वो क्लियर कट समझ में नहीं आएगा बाद में। इसलिए एंड ऑफ क्लास हम इसको डिस्कस करेंगे जो भी डाउट्स होंगे। ड्यूरिंग दो क्लास हैं, बीच में आपको कोई डाउट आता है किसी भी टाइम पर तो आप व्हाट्सएप जो ग्रुप बने हुए हैं, दो ग्रुप बने हुए हैं, एक ग्रुप इंफॉर्मेशन के लिए, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो और पीडीएफ क्लास के केवल वही अपलोड करूंगा और उस पर बाकी कोई परमिशन अलाउड नहीं है कोई भी मैसेज वगैरह करने की। एक दूसरा ग्रुप है जिसको हम डिस्कशन ग्रुप के नाम से मैंने डाला हुआ है, उस पर आप कोई भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हो और व्हाट्सएप पर राइटिंग में भेजें बजाय कॉल करने के, क्योंकि कॉल मैं नहीं पिक कर पाऊंगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो आप जो भी आपको यदि बीच में कोई डाउट रेज होते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप टाइप कर दें या आप जो भी वॉइस मैसेज भेज दें, मैं आपको जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा डेफिनेटली मैं उसको आंसर करूंगा। तो कोई भी किसी को भी यदि किसी भी तरीके की कोई डिफिकल्टी आ रही है तो वो आप मुझे ज़रूर कन्वे करें। डायरेक्टली भी आप बोल सकते हैं, मुझे मैसेज कर दीजिए मुझे डायरेक्ट नंबर पर, ग्रुप पे नहीं करना चाहते हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जब मेरे साथ शुरुआत कर रहे हैं तब जब आप एंड में इस कोर्स के जाएं तो हर किसी को प्रेडिक्शन आनी चाहिए। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कोर्स खत्म करना नहीं है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम सब लोग कंप्लीटली, आप जब शुरू हुए हैं जहां से भी, एक दूसरी बात और, क्योंकि यहाँ पर सभी तरीके का मिक्स होगा, कुछ लोगों को पहले से ही आती होगी, कुछ को पार्शियली आती होगी, किसी ने कहीं से कर रखी होगी। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी से, आप ब्लैंक होकर बैठे हैं, आप ये मान के चलें आपको केपी एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि जिनको आती है वो प्रीएम्प्ट करेंगे, आगे के क्वेश्चंस पूछेंगे, वो मैं आंसर नहीं करूंगा। जो हमारे क्वेश्चंस होने चाहिए डाउट्स, या तो करंट क्लास के होने चाहिए या जो मैंने पढ़ाया है उनमें से पिछली क्लासेस के होने चाहिए। आपकी नॉलेज के बेस पर जो आप पूछोगे वो बाकी क्लास को लिए यूजफुल नहीं होंगे। आगे के क्वेश्चंस आप ट्राई करें, बिल्कुल ना पूछें, और आपको पूछना है तो इंडिविजुअली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ड्यूरिंग क्लास हम इस चीज़ को मेंटेन करेंगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस लेवल तक ही आप जाकर पूछेंगे उस क्लास का, या पिछली जो भी क्लासें हो चुकी हैं, जिससे कि सभी लोग कंफर्टेबल फील करें। नहीं तो ऐसा होगा उसमें बहुत सारे लोग ये फील करने लग जाते हैं कि हमें तो कुछ आता नहीं, बाकी लोगों को सब कुछ आ गया है। तो इस तरीके की हम सिचुएशन से बचने की कोशिश करेंगे। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी क्लास, और एंड ऑफ क्लास में आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनका आंसर करूंगा। आज बिल्कुल ही हमारी बेसिक क्लास है जिसके अंदर मैं बेसिक आपको बताऊंगा शुरुआत से। तो मैं जितनी देर बताऊंगा उसके बाद मैं आपको, जैसे मैंने कहा, एक सबको अपॉर्चुनिटीज दूंगा क्वेश्चन पूछने की। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा अभी। तो तो ये हमारा कोर्स है बेसिक एंड एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी। जो ये मैं ग्रुप रन करता हूं वो है इनोवेटिव ज्योतिष 21st सेंचुरी ज्योतिष। एंड दिस कंप्लीटली रिसर्च एंड रिटन बाय डॉक्टर महेश राधेश्याम जोशी, जो मेरा नाम है। तो ये सारा कुछ मेरा ही डेवलप किया हुआ है। तो नया कोर्स है इसलिए हम शुरुआत करेंगे। जो भी वैदिक और जितनी भी एस्ट्रोलॉजी है ये हमारे वेदों में अथर्व वेद का हिस्सा है, और इसके जो डीटी हैं, गॉड हैं, देवता हैं, वो केतु देव माने जाते हैं नवग्रहों में से।
और केतु देव के भी जो देव हैं गणेश जी हैं, तो हम गणेश जी की इस आराधना से, मंत्र से इसकी शुरुआत करेंगे आज, जिससे कि हमारे कोर्स सबका सकुशल निकले और सब सीख कर बाहर जाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुर्मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। तो ये हम कृष्णा मूर्ति जी को भी याद करते हैं क्योंकि ये उन्होंने ही डेवलप की थी। तो एक कृष्णा मूर्ति जी की पिक्चर है, तो इन्होंने 20वीं सेंचुरी में ही इस एस्ट्रोलॉजी को डेवलप किया था। क्लास डेकोरम के बारे में मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, तो हम डेकोरम रखेंगे तो सभी लोग उसने सीखने में कामयाब होंगे बड़े अच्छे तरीके से। व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, सबसे पहले क्वेश्चन आता है। तो शास्त्रार्थ में ज्योतिष को डिफाइन किया हुआ है, ज्योतिष सूर्यादि ग्रहणाम बोधक शास्त्रम, अर्थात देयर बाय नॉलेज विच एक्सप्लेन प्लेनेटरी मोशंस, पोजिशंस, टाइम एंड देयर इफेक्ट ऑन ऑल ऑफ अस इज ज्योतिष शास्त्र। मतलब क्या है कि जो भी ग्रहों की गति, उनका प्लेसमेंट और हमारे ऊपर, इंसान के ऊपर जो असर डालता है, उसी के अध्ययन को हम ज्योतिष बोलते हैं। क्योंकि जो आकाश में स्काई के अंदर जो भी पिंड है, ग्रह वो चीज होती है जो एक इंसान के ऊपर असर डालती है, प्रभाव डालती है, उन सभी को हम ग्रह बोलते हैं। तो ग्रहों का हमारे ऊपर जो असर होता है, उसको हम किस तरीके से फलित करें, उसी को हम ज्योतिष शास्त्र मानते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर हम ग्रहों का इंसान के ऊपर क्या असर होता है, हमारी लाइफ को वो किस तरीके से गाइड करते हैं या डायरेक्शन देते हैं, उसको हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज केपी एस्ट्रोलॉजी। एक्चुअली वैदिक जिसे हम बोलते हैं पाराशरी, सभी एस्ट्रोलॉजी की जननी पाराशरी है। अब पाराशरी में जब कुछ परेशानियां थी तो उनसे बचने के लिए अलग अलग विद्वानों ने, संतों ने अलग अलग एस्ट्रोलॉजीज डेवलप की। उसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट एस्ट्रोलॉजी है जो कि सबसे मॉडर्न भी है, सबसे यंग भी है और 20वीं सेंचुरी की ये एस्ट्रोलॉजी है, जिसको हम केपी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। तो इनिशियल जो मेरा पार्ट होगा वो मैं आपको इससे अवेयर कराऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं, बाद में हम एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी पर आएंगे। एस्ट्रोलॉजी इज वैदिक साइंस। देयर आर सेवरल सिस्टम्स इन एस्ट्रोलॉजी लाइक जेमिनी, नाड़ी, न्यूमरोलॉजी, टैरो एटसेट्रा, जो आपने सब सुना होगा। तो अलग अलग तरह की विधाएं हैं जिन्हें हम लोग यूज करते हैं लोगों के जीवन में सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए। केपी एस्ट्रोलॉजी इज वन ऑफ देम एंड इट इज ए यूनिक सिस्टम बाई इटसेल्फ। तो इन सभी में से केपी एस्ट्रोलॉजी भी एक है और ये अपना अपना एक यूनिक सिस्टम है विच गिव्स प्रॉमिसिंग रिजल्ट एंड इज यूजफुल इन प्रेजेंट टाइम। तो इसके रिजल्ट बड़े ही सटीक होते हैं और आज के समय पर वो बहुत ज़्यादा ये यूजफुल है, क्योंकि बाकी एस्ट्रोलॉजीज में रिजल्ट उतने सटीक नहीं होते। अभी मैं डिफ्रेंशिएट भी करूंगा इसको औरों से। केपी और कृष्णा मूर्ति पद्धति को केपी बोलते हैं। तो कृष्णा मूर्ति जी ने इसको बनाया था। इज एन एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस कंसीव्ड एंड क्रिएटेड बाय ग्रेट इंडियन एस्ट्रोलॉजी मास्टर लेट प्रोफेसर के.एस. कृष्णमूर्ति जी। तो कृष्णमूर्ति जी 1918 में उनकी 8 में बर्थ हुई थी और 1972 में वो चले गए थे केवल 64 ईयर की एज में। और उनका इतना कमांड था कि वो इतनी कम एज के अंदर एक नई एस्ट्रोलॉजी क्रिएट करके चले गए। He was regarded as this is regarded as most accurate system of present time. KP system of astrology is easy to learn and easy to apply. ये एक मात्र ऐसा टूल है, सभी तरह की एस्ट्रोलॉजी जैसे मैंने कहा मैं भी कराता हूँ, ये एक मात्र ऐसा मैथमेटिकल टूल है जिसके अंदर आपको सेल्फ एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं होती है। बाकी में एक एस्ट्रोलॉजर का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको कितनी जानकारी है, क्या सोचता है, वो उस बेसिस पर रिजल्ट मिलेंगे। मगर केपी एक मैथमेटिकल टूल है जिसके अंदर आप को कोई अपने सेल्फ एनालिसिस की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। उन टूल्स को यूज करके आप प्रेडिक्शन दे सकते हो। 4 लोगों की प्रेडिक्शन सेम जाएगी, जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या भृगुनंदी नाड़ी में या जैमिनी में अलग अलग लोग एक ही इवेंट की अलग अलग प्रेडिक्शंस देंगे। मगर केपी में ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन होती हैं और डिफरेंट लोग सेम ही प्रेडिक्शन देंगे। कॉन्ट्रेरी टू क्लासिकल हिंदू एस्ट्रोलॉजी, केपी सिस्टम इज सिस्टमैटिक एंड वेरी वेल डिफाइंड। तो यही इसका एडवांटेज है और इसी वजह से इसकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। व्हाट इज केपी एस्ट्रोलॉजी, फर्दर जो इसके पॉइंट हैं, यहाँ पे कुछ टेक्निकल पॉइंट भी आएंगे।
आपको नहीं समझ में आते हैं तो कोई बात नहीं है, इनिशियली मैं आपको बता रहा हूं, आगे चल के सब कुछ समझ में आ जाएगा। केपी सिस्टम गिव इंपॉर्टेंस टू कॉन्स्टलेशंस, स्टार्स एंड नक्षत्रास, डिवीजन ऑफ द जोडियक विच इज ऑब्वियसली द मोस्ट डिजायर्ड फॉर प्रिसीजन। तो ये नक्षत्रों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इसमें। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्रों को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, यहां पर हम नक्षत्र, स्टार या कॉन्स्टेलेशंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। आप आगे जाकर देखेंगे तो यहां पर हम एक राशि को नक्षत्रों में डिवाइड करेंगे, नक्षत्रों को फर्दर हम और भी डिवाइड कर देंगे, सब जिन्हें बोलते हैं हम सब लॉर्ड्स। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में एक जो साइन होगा, जो राशि होती है, उसको नक्षत्रों में हम डिवाइड करेंगे और नक्षत्रों को भी 9 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे जिन्हें हम सब लॉर्ड्स बोलेंगे। तो सब लॉर्ड बेस थ्योरी पर बेस सारी की सारी केपी एस्ट्रोलॉजी होगी। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए अभी किसी को ये नई टर्म्स नजर आ रही हो तो वो बिल्कुल ना घबराए, ये केवल मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फर्दर इट डिवाइड्स ईच कॉन्स्टेलेशन, स्टार, नक्षत्र डिवीजन इनटू 9 सब डिविजन्स कॉल्ड सब्स। दीज सब डिविजन्स आर नॉट इक्वल। तो एक नक्षत्र को 9 हिस्सों में इसमें हम डिवाइड करेंगे और वो 9 हिस्से इक्वल नहीं होंगे। कैसे करेंगे उस पर हम बाद में बात करेंगे। द प्लेनेट इन इट्स दशा गिव रिजल्ट एज पर इट्स नक्षत्र लॉर्ड। कोई भी ग्रह अपनी दशा में अपने नक्षत्र लॉर्ड के हिसाब से रिजल्ट देता है यहां पर, जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई भी ग्रह अपनी दशा में अपने ही भावों के रिजल्ट देता है। केपी एस्ट्रोलॉजी में कोई भी प्लेनेट अपनी दशा में उसके नक्षत्र स्वामी या नक्षत्र लॉर्ड के हिसाब से रिजल्ट देता है। फर्दर वेदर द अबव रिजल्ट विल बी बेनिफिक और मेलिफिक विल बी डिसाइडेड बाय प्लेनेट सब। तो जो उसका प्लेनेट का सब लॉर्ड होगा उसके हिसाब से वो रिजल्ट हमें पता चलेंगे, बेनिफिक होंगे या मेलिफिक होंगे। दैट विल डिस्कस लेटर ऑन, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो अभी आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। मैं केवल इंट्रोडक्शन इसका अभी दे रहा हूं। व्हाट इज केपी एस्ट्रोलॉजी में फर्दर जो यहां पर है, विद द यूज ऑफ केपी वन कैन मेक प्रेडिक्शंस ऑफ रिजल्ट ऑफ एनी इवेंट विद इन फ्यू मिनट्स। जैसा मैंने कहा, आप मिनट तक एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे पाओगे, वेदर ट्रिवियल और ऑड, एंड टाइमिंग कैन ऑल्सो बी पिन पॉइंटेड टू द नियरेस्ट मिनट फॉर इट्स अक्रेंस और डिनायल। तो केपी एस्ट्रोलॉजी की ब्यूटी है कि कब कौन सा इवेंट होगा उसका आप डेट ही डेट नहीं बताओगे, बल्कि मिनट तक बता दोगे कि 12:35 पर इवेंट होने वाला है। इतनी ज्यादा एक्यूरेसी है इसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में। केपी स्टेलर एस्ट्रोलॉजी इज ए फाइनेस्ट ब्लेंड ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। इसमें तीनों का कॉम्बिनेशन है आपका, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का। इन सभी को मिलाकर केपी एस्ट्रोलॉजी को बनाया गया है। यहाँ पे एक थोड़ी सी पैरेलल एक टेबल बनाने की कोशिश की है मैंने, डिफरेंस बिटवीन केपी एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी। पाराशरी को जनरली वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं, केपी भी उसी से पैदा हुई है। इट इज द डॉटर ऑफ द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। मगर दोनों में क्या डिफरेंस है, डॉटर बॉर्न करने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों हम वैदिक पर ही नहीं टिके रहे, जबकि वो पाराशर जी ने लिखी है, केपी एक मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने लिखी है। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है। इसके अंदर एक जन्म कुंडली होती है और उसके साथ साथ बहुत सारी वर्ग कुंडलियां होती हैं। 16 तो मिनिमम होती है और आज के समय पर तो 50 के करीब वर्ग कुंडलियों में उसको डिवाइड कर दिया गया है। फर्दर डिविजन्स भी कर दिए गए हैं टाइम के साथ। तो जब आपको किसी व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्शन देनी है तो आपको कई सारी कुंडलियां रीड करनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, तब हम प्रेडिक्शन दे पाते हैं। जबकि केपी एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है। 2 चार्ट हैं, केवल उन 2 चार्टों की हेल्प से हम सारी की सारी प्रेडिक्शन देंगे। तो जो मल्टीपल कुंडलीज थी, बहुत सारी कुंडली यूज करनी पड़ती थी, उनकी जगह केपी एस्ट्रोलॉजी में हम केवल 2 कुंडलियों को यूज करेंगे। एक राशि चार्ट होगा, एक केपी चार्ट होगा, जिन्हें हम बनाना आपको सिखाएंगे और बस उसके बेसिस पर हम प्रेडिक्शन दे पाएंगे। द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी इज राशि चार्ट। तो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है वो राशि चार्ट है और यहां पर हम केपी चार्ट बनाते हैं। केपी चार्ट और राशि चार्ट अलग अलग होते हैं, उसके डिफरेंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देयर इज नो स्टैंडर्ड प्रोसीजर, कोई सेट तरीका नहीं है। आपको जितने लोग मिलेंगे वो अपने हिसाब से प्रेडिक्शन देते हैं। कोई किसी तरीके से एक कुंडली को देखता है, कोई दूसरे तरीके से देखता है। एक ही प्लेनेट को कोई व्यक्ति कुछ मानता है, कोई दूसरा व्यक्ति कुछ मानता है।
तो इस तरीके से वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं है प्रेडिक्शन का। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं आपको ये एस्ट्रोलॉजी सिखा दूंगा, मगर केपी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको सिखा दूंगा तो मैं सिखा दूंगा, ये मान के चलिए। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी आप मेरे पास 20 साल भी पढ़ते रहोगे तभी भी मैं नहीं कह सकता कि आप सीख जाओगे, मगर केपी के बारे में कहा जा सकता है कि मैं आपको सिखाऊंगा, ये वर्ड बोल रहा हूं, और आप सीख जाओगे, पक्की बात है। इन द एंड आपको वो सब चीजें आएंगी जो कि आप निकालना यहाँ पर चाहोगे। यहाँ पर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हम लेटर में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो मोटी मोटी बात है वो मैं बता देता हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्रेडिक्शन करना इज वेरी डिफिकल्ट। अलग अलग लोग अलग अलग मेथड यूज करते हैं और वहां पर मैक्रो बड़ी बड़ी चीजों को देखकर प्रेडिक्शन की जाती है, इसलिए प्रेडिक्शन के सटीक होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और टू पिन पॉइंट द इवेंट तो जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं कि इस समय पर यह इवेंट होगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप एक रेंज में बता सकते हो, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, महीने 2 महीने के डिफरेंस के अंदर ये इवेंट हो जाएगा। मगर केपी एस्ट्रोलॉजी में हम बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाते हैं, छोटे लेवल पर जाते हैं, और यहां तक बता सकते हैं कि वो इवेंट कब होने वाला है। 4 पिलर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हर एक तरह की एस्ट्रोलॉजी के 4 स्तंभ होते हैं। वो स्तंभ क्या है? आपका नक्षत्र, जिसे हम स्टार भी बोलते हैं। आगे से नक्षत्र को मैं कभी नक्षत्र बोलूंगा, कभी स्टार बोलूंगा, तो जब मैं स्टार बोलूंगा तो समझ लेना ये नक्षत्र है, मैं नक्षत्र बोलूंगा तभी भी समझना नक्षत्र है। दूसरा होता है राशि, जिसे हम साइन बोलते हैं इंग्लिश में। और तीसरा पिलर है भाव। कुंडली के भाव होते हैं और उन्हें हम हाउस भी बोलते हैं, और यहां पर हम कस्प भी बोलेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी में। तो एक ही भाव को कभी मैं भाव बोलूंगा, कभी मैं हाउस बोलूंगा, कभी मैं कस्प बोलूंगा, तो आपको उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उन्हें हम 12 हाउसेस भी बोल देते हैं, और कहीं कहीं पर उन्हें 12 कस्प भी बोलते हैं। और नेक्स्ट जो है वो होते हैं प्लैनेट्स। तो कुंडली में ओवरऑल जो बनता है, हम जब वैदिक में मैं आपसे बोलता तो मैं कहता वहां पे कुंडली में भाव होते हैं, इसके अलावा राशियां होती हैं और प्लैनेट्स होते हैं। यहां पर मैं उसको राशि को फर्दर डिवाइड कर रहा हूं नक्षत्र में। यहां पर नक्षत्र इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना कि राशियां हैं, जबकि वैदिक में भी नक्षत्र इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर उसको हम मेन कंसीडर करके नहीं चलते। मेन वहां पर राशि, भाव और प्लैनेट होते हैं, जबकि केपी एस्ट्रोलॉजी में मेन आपका हो जाता है नक्षत्र, राशि, भाव और प्लैनेट। तो ये 4 पिलर हैं, 4 स्तंभ हैं, जिनके कॉम्बिनेशन से पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी बनती है। हर इंसान की जिंदगी के बारे में, हर इवेंट के बारे में इन 4 चीजों के कॉम्बिनेशन से हम प्रेडिक्शन दे पाते हैं। डिलिनिएशन ऑफ प्रोसेस, मतलब आप किसी भी इवेंट कब होगा उसके अंदर जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो क्या क्या होती हैं। एक तो कुंडली के अंदर देखा जाता है प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब यह होता है कि वो कुंडली ये बताएगी कि ये इस व्यक्ति के साथ ये घटना घटित होगी। जैसे आप देखना चाहते हो कि भाई इस व्यक्ति की मैरिज होगी या नहीं होगी, तो कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जिसे देखकर हम बता पाएंगे कि हाँ भाई इसकी मैरिज हो जाएगी। तो ये एक चीज है कि मैरिज हो जाएगी, ये इसको बोलते हैं प्रॉमिस। मगर कब होगी, ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। वो डिसाइड होता है डीबीए, जिसे हम बोलते हैं टाइमिंग ऑफ इवेंट। वो डिपेंड करता है दशा, भुक्ति, अंतरदशा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन सभी चीजों पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। दिस द ओनली इंट्रोडक्शन क्लास इनिशियली। तो आपको किसी को कोई टर्म समझ में नहीं आ रही हो तो वो बेफिक्र रहे, हर एक टर्म आपको समझ में आएगी। दूसरा, हम तो मैंने बताया एक कुंडली बनी होगी, कुंडली में देखकर हमें यह बताना है इस व्यक्ति के साथ ये घटना घटित भी होगी या नहीं होगी, होगी नहीं होगी, ये जब हम बता पा रहे हैं उसे बोलते हैं प्रॉमिस। कि देख के हमने बता दिया कि इसकी मैरिज होगी, ये प्रॉमिस है, और हमें लग रहा है नहीं होगी तो हम कहेंगे प्रॉमिस नहीं है। इसकी सरकारी नौकरी लगेगी, दिखाई दे रहा है कुंडली में, तो हम कहेंगे इसको सरकारी नौकरी का प्रॉमिस है, और नहीं है तो नहीं है। अब प्रॉमिस देखने से काम नहीं चलेगा। प्रॉमिस के बाद सबसे ज्यादा एक एस्ट्रोलॉजर की ड्यूटी बनती है। हमने देख के बताया कि मैरिज होगी, तो एस्ट्रोलॉजर की ड्यूटी बनती है कि कब होगी ये बताओ आप। तो कब होगी उसको बोलते हैं टाइमिंग ऑफ इवेंट। तो कुंडली में आपको सबसे पहले देखना होता है क्या प्रॉमिस है, दूसरा होता है टाइमिंग ऑफ इवेंट। वो दशाओं पर डिपेंड करता है। दशाएं यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिन्हें मालूम है, जिन्होंने वैदिक की है अधिकतर को पता ही होगा दशा क्या होती है। और तीसरा यहाँ पर ट्रांजिट होता है, तो ट्रांजिट भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये 3 पैरामीटर्स पे एक्चुअली डिपेंड करता है। हमारी पूरी एस्ट्रोलॉजी इन 3 चीजों पर डिपेंड करती है, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर का ऑब्जेक्टिव क्या है। हम, मेरे पास कोई व्यक्ति आएगा तो वो क्यों आएगा,
वो इसलिए आएगा, वो ये पता करने आएगा कि मेरे साथ ये घटना घटित होगी या नहीं होगी, और होगी तो कब होगी। और वो ये 3 स्टेप हैं। होगी नहीं होगी का आंसर दिया जाता है प्रॉमिस से, इसके बाद कब होगी का आंसर दिया जाता है आपका डीबीए एंड ट्रांजिट के बेस पर। ये हमारी कुंडली है, बिल्कुल ब्लैंक, बिगिनिंग से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अभी तक मैंने केवल ये बताया था जिससे आपको अंदाजा हो क्या केपी एस्ट्रोलॉजी होती है और उसे हम क्यों करने के लिए बैठे हैं अभी। ये कुंडली है जिसके अंदर ये 12 भाव होते हैं, और ये भावों में को हम इस तरीके से कुंडली में आगे बढ़ते हैं। इधर से इसको हम बोल देंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये जो भाव होता है इसे लग्न बोलते हैं, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां। एक और चीज, यदि किसी को बिल्कुल भी नहीं पता है कोई चीज तो वो मुझे इंडिविजुअली बता देगा, मैं उसकी हेल्प करूंगा, उसको सारी चीजें अलग से भी मैं करा दूंगा। मैं वीडियोस दे दूंगा, उन्हें देख के वो एक एक चीज समझ जाएगा। जो चीज समझ में नहीं आएगी उसके लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास भी ले लूंगा। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं शुरुआत से बता रहा हूं ये। तो इस तरीके की कुंडली फॉर्म होती है, उसके अंदर ये 12 भाव होते हैं। इस पर्टिकुलर भाव को हम लग्न बोलते हैं। ये जो सबसे ऊपर में जहां पर ये चल रहा है मेरा माउस, ये आपका लग्न है। इसके बाद ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन्हें भाव भी बोलते हैं, इन्हें कस्प भी बोलते हैं, इन्हें हाउस भी बोलते हैं। तो ये ऐसे 12 भाव होते हैं कुंडली के अंदर। यहां पर मैंने लिखा हुआ है, इन्हें देखिए, फर्स्ट हाउस, और इसी को लग्न या असेंडेंट भी बोलते हैं। ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस है। इस तरीके से टोटल 12 भाव होते हैं। ये 12 भाव फिक्स होते हैं। ये ऑलवेज हर एक की कुंडली में पहला भाव होगा, ये हर एक की कुंडली में चौथा भाव होगा, ये हर एक व्यक्ति की कुंडली में पांचवा भाव होगा, ये हर एक व्यक्ति की कुंडली में छठा भाव होगा। तो इस तरीके से कुंडली जो बनती है उसके अंदर ये 12 भाव होते हैं। इसके बाद ये आ जाता है हमारा पूरा जोडियक, स्काई। स्काई के अंदर जब हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, स्काई के अंदर क्या स्थिति होती है, हमारी जन्म कुंडली क्या होती है, हमारा जीवन किस चीज पर निर्धारित होता है। एस्ट्रोलॉजी पूर्व जन्म और पुनर्जन्म पर बेस्ड है। पूर्व जन्म में हम क्या करके आए हैं उसके बेसिस पर ब्रह्मा ने हमें एज ए इंसान जन्म दिया है। पुराने जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उस हिसाब से हमने इस धरा पर हम आए हैं, इस पृथ्वी पर हम आए हैं। तो जिस समय पर हम जन्म लेते हैं, स्काई के अंदर जितने भी प्लेनेट हैं वो लगातार चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं। उसे हम बोलते हैं गोचर या ट्रांजिट। स्थिर नहीं होते, वो जगह बदलते रहते हैं। ऑल आर मूविंग। आपको पता है कि अर्थ भी हमारी सूर्य की तरफ मूव करती है, चंद्रमा अर्थ के अराउंड मूव करता है। तो जैसे अर्थ सूर्य के चारों तरफ मूव करती है, उसी तरीके से सभी के सभी प्लेनेट सूर्य के चारों तरफ मूव करते हैं। सूर्य एक स्टार है और बाकी सारे के सारे को हम इंग्लिश में प्लेनेट बोलते हैं और हिंदी में इन्हें ग्रह बोल देते हैं। ये सारे के सारे लगातार मूव करते रहते हैं। अब हम मूव करते हैं, इस चीज को अब थोड़ा आराम से समझिएगा। जिन्हें आती है वो भी समझ लें और नहीं आती है वो भी समझ लें। स्थिति क्या है, ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है, जोडियक है। अब ब्रह्मांड में तो आपको हो गए इनफाइनाइट नंबर ऑफ तारे हैं, कितने ही गैलेक्सीज हैं, कितने स्टार्स हैं। तो क्या उनका हमारे ऊपर असर होता है? तो पहली चीज दिमाग में बिठा लीजिए कि केवल हम ग्रह उन्हें मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में, हमें उन्हीं चीजों को लेकर चलना है जिनका असर हमारे ऊपर होता है। अब असर कौन डालेगा? जो बहुत ज्यादा दूर होगा वो असर नहीं डाल पाएगा। असर किस फॉर्म में होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड, गुरुत्वाकर्षण, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, इन दो की फॉर्म में असर होता है। कि जो प्लेनेट हैं उनका सभी का एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। जो प्लेनेट हैं उन सभी का एक आपका चुंबकीय या मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब ये फील्ड दो प्लेनेट के एक दूसरे पर असर डालते हैं और हम भी उस प्लेनेटरी सिस्टम का हिस्सा हैं। अर्थ पर हम जितने भी लोग हैं, वो जो सोलर सिस्टम है, सूर्य का जो सिस्टम है, परिवार है, उसका हिस्सा अर्थ है और अर्थ के ऊपर हम बैठे हुए हैं। तो वो जो और ग्रह जो अर्थ को गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इन्फ्लुएंस डालते हैं, वो अर्थ पर रहने वाले प्राणियों पर भी पड़ता है। और इसीलिए हम मानकर चलते हैं कि वो ग्रह जब मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो व्यक्ति के
पर्सनैलिटी पर, उसकी पूरी फिजिक पर, उसके माइंड पर और उसके क्रियाकलापों पर असर डालते हैं। इसलिए ग्रहों के मूवमेंट की वजह से हमारी जिंदगी के अंदर लगातार बदलाव आते रहते हैं। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी को हम साइंस बोलते हैं। इट इज ए प्योर साइंस। यहाँ पर बीच में मैं एक छोटा सा एक पोर्शन दूंगा, क्योंकि जो लोग आपसे कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी साइंस नहीं है, हम नहीं मानते, हम बिलीव नहीं करते, ये ऐसे ही है, उनके लिए सिंपल सा आंसर है कि आज से 5000 साल पहले पाराशर ऋषि ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बुक लिखी थी, जिसे हम बृहद पाराशर होरा शास्त्र बोलते हैं। 5000 साल पहले ना आपके पास कोई टेलीस्कोप था, ना आपके पास देखने का और कोई तरीका था, ना कोई साइंस थी। तो पाराशर ऋषि ने उस समय पर बता दिया था कि कौन कौन से ग्रह हैं, कितनी दूरी पर हैं, कितने दिन में एक राउंड पूरा करते हैं, कितना उनका साइज है, ऑर्बिट कितने साइज का है उनका। ये सारी चीजें उन्होंने नेकेड आई से देख ली थी। जब उनके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं था, तो वो क्यों देख पाए थे? क्योंकि उनके पास दूरदृष्टि थी। आज का इंसान उन चीजों को नहीं देख पाता, क्योंकि हर एक पर्सन की किसी भी चीज को देखने की, समझने की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। इंसान केवल ये मान के चलता है कि उसे जो दिखाई दे रहा है वही है, उसके अलावा नहीं है। ये वो लोग हैं जो कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी नहीं है, वो उसी चीज को मानते हैं जो दिखाई देती है। मगर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एग्जिस्ट करती हैं और हमें दिखाई नहीं देती। आप एग्जांपल लीजिए, मैं आपकी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, यहां पर मैं और आप कनेक्ट हो रहे हैं, देखिए, और आ क्या रहा है, यहां पर एक रेडिएशन आ रहा है आपके पास, उसके थ्रू हम कनेक्ट हो रहे हैं, मगर वो रेडिएशन आपको दिखाई नहीं दे रहा। देखिए उस रेडिएशन के अंदर कितनी ताकत है। उस रेडिएशन में इतनी ताकत है कि मैं और आप ना ही सिर्फ एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बल्कि हम एक दूसरे को देख रहे हैं। मतलब मैं आपके पास उस रेडिएशन के थ्रू पहुंच गया, आप मेरे पास उस रेडिएशन के थ्रू पहुंच गए। तब वो भी रेडिएशन एक तरीके का आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सिमिलर काइंड ऑफ रेडिएशन ये सारे के सारे प्लेनेट एमिट करते हैं, और वो रेडिएशन हमारे ऊपर आकर पूरी तरीके से असर डालता है। इसलिए यदि कोई कहता है कि एस्ट्रोलॉजी एक फार्स है या ये सत्य नहीं है, तो उन लोगों को आप इस तरीके से समझा सकते हो कि आपकी जानकारी में कमी है। आपको वो चीजें दिखाई नहीं दे रही जो कि एग्जिस्ट करती हैं। बहुत सारी ध्वनि या साउंड जानवरों को सुनाई देती हैं, मगर हमें सुनाई नहीं देती। अर्थक्वेक आता है, एक डॉग को पहले से ही पता चल जाता है, भौंकने लग जाता है, इंसान को नहीं पता चलता। बैट या चमगादड़ होती है, वो रात में चलती है और उसको एक साउंड सुनाई देती है, और जिससे उसे पता चलता है कि ऑब्स्ट्रक्शन है, वो अपना पाथ बदल लेती है। हमें तो सुनाई नहीं देती। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं। हमारे जो ऋषि मुनि, वो उनमें दूरदृष्टि थी, वो भविष्य को देख पाते थे, वो उन चीजों तक उनकी नजर पहुंचती थी जहां तक हमारी नहीं पहुंचती है। इसलिए वो सारी चीजें देखकर बताकर गए हैं, जो भी कॉम्बिनेशन बताकर गए हैं वो 100% ट्रूथ है। उनमें ये बात अलग है कि हम आज के जमाने के हिसाब से उसको इंटरप्रेट हमें करना पड़ेगा, मगर वो सब कुछ सही है। अब मैं आ जाता हूं इस पर जो जोडिएक की मैं बात कर रहा था। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी जो हमारी बेस्ड है, वो इस तरीके से हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ स्थिर है और सूर्य को मूव कराते हैं, जबकि है उल्टा, कि सूर्य स्थिर है और अर्थ उसके ऑल अराउंड मूव करती है। तो यहां पर सूर्य को भी एज ए प्लेनेट लिया हुआ है, जबकि सूर्य स्टार है, चंद्रमा अर्थ का उपग्रह है। मगर एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को भी ग्रह लिया हुआ है। रीजन क्या है? ग्रह की डेफिनेशन ये नहीं है, प्लेनेट और ग्रह एक ही बात नहीं है। ग्रह वो चीज है जो इंसान के ऊपर असर डालती है। तो ग्रह इंसान के ऊपर असर डालते हैं, चंद्रमा का हमारे ऊपर असर पड़ता है। आपने ज्वार भाटा देखा होगा, ओशियन जो होती है, पानी राइज करता है जब चंद्रमा एक पर्टिकुलर उस पर आता है और वो फॉल करता है। तो चंद्रमा जब पानी पर असर डालता है तो हमारे ऊपर भी असर डालता है डेफिनेटली। इसी तरीके से आपका सारा सूर्य का, सन का पूरा असर होता है अर्थ पर। जो भी लोग हम सर्वाइव करते हैं वो सोलर एनर्जी की वजह से सर्वाइव करते हैं। सन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वेदर तक चेंज हो जाता है, सारी चीज़ें उसी से एनर्जी लेती हैं, ऊर्जा लेती हैं। तो सन भी हमारे ऊपर असर डालता है, इसलिए एस्ट्रोलॉजी में उसको तारा या स्टार होने के बावजूद हम ग्रह मानकर चलते हैं। यहाँ पर ग्रह का मतलब केवल यह है कि जो भी चीज़ इंसान के ऊपर असर डालती है। तो देखिए ये हमारा पूरा जोडियक सिस्टम है, ये अर्थ है और ये सन है, और सर के अराउंड हमें मान के चलते हैं कि अर्थ रिवॉल्व करती है। अब एक्चुअली होता क्या है कि जो आपका ये पूरा एक ऑर्बिट है, जिस इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर, इलिप्स जैसा है ये, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। हम इसको मान के ऐसे चलते हैं कि सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है,
आप जो देखते हो आपको दिखाई जो देता है वो ऐसे दिखाई देता है, इसलिए इसको इस तरीके से माना गया है क्योंकि हम अर्थ पे बैठ के देख रहे हैं। तो हमें क्या लगता है, सनराइज होता है ईस्टर्न या पूर्व दिशा में, और शाम के समय इवनिंग के समय पर सन सेट होता है आपका वेस्टर्न या पश्चिम दिशा में। तो हमें ऐसा लगता है सूर्य एक्चुअली पूर्व से पश्चिम की तरफ मूव कर रहा है, मगर ऐसा नहीं है। सारे के सारे प्लेनेट पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करते हैं। अर्थ भी पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, इसलिए हमें सन चलता हुआ दिखाई देता है जबकि एक्चुअल में अर्थ चल रही होती है। तो यहां पर एक्चुअली अर्थ जैसे सन के ऑल अराउंड मूव कर रही होती है, उसी तरीके से आपके सभी के सभी ग्रह भी मूव करते हैं। तो ये जो आपका जॉडिएक सिस्टम है पूरा का पूरा, ये एक 360 डिग्री का एक सर्कल की फॉर्म में है, और इसके अंदर सर्कल की फॉर्म के अंदर आपकी सारी की सारी 12 राशियां आती हैं एक के बाद एक, और वो 360 डिग्री का टोटल जॉडिएक है। आपको पता है यदि सेंटर पर एंगल बनाया जाए एक सर्कल का तो टोटल 360 डिग्री का सर्कल होता है। इसके अंदर ये राशियां हैं पूरी 12 राशियां हैं। लाइक एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर यहाँ पे एरीज साइन है, इसके बाद ये टॉरस है, फिर जेमिनाइन है जिसे हम हिंदी में मेष, वृषभ या जेमिनाइन को मिथुन राशि बोलते हैं, फिर चौथी कैंसर राशि है, सिंह राशि है, फिर वर्गो आती है, इसके बाद आपकी लिब्रा या जिसे तुला बोलते हैं, फिर स्कॉर्पियो या वृश्चिक बोलते हैं, फिर सेजिटेरियस या धनु राशि आती है, फिर कैप्रिकॉन या मकर राशि आती है, एक्वेरियस या कुंभ राशि आती है, पाइसेस या मीन राशि आती है। तो ये सबको एक पर्टिकुलर पोर्शन इस 360 डिग्री का जो जॉडिएक है आपका, जिसको भचक्र बोलते हैं, उसमें 30-30 डिग्री के 12 हिस्से में डिवाइड कर दिया है इसको 12 इक्वल पार्ट्स में, और हर एक पार्ट को एक राशि को वो पर्टिकुलर रीजन अलॉट कर दिया है। तो ये पूरा जो भचक्र है आपका स्पेस है अराउंड सन या अर्थ आप जो मानकर चलेंगे वो 30 डिग्री के 12 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। हर एक पार्ट को एक राशि ऑक्यूपाई करती है। तो पूरा जो स्फीयर है आपका उसके अंदर 360 डिग्री के रीजन को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और हर एक इक्वल पार्ट को एक राशि रिप्रेजेंट करती है या कवर करती है। तो आपकी टोटल 12 राशियां हैं, और सभी राशियों को यदि हम एक सर्कल बनाएं और उसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर एक राशि 30 डिग्री का पोर्शन कवर करेगी। यहां पर मैं डायग्राम में बताता हूं, इस तरीके से देखिए, ये आपका पूरा 360 डिग्री का एक मैंने सर्कल बना दिया है, जिसके सेंटर पर आप अर्थ को मान लीजिए, और 360 डिग्री का सर्कल है, इसको मैं एक रेफरेंस लाइन मान लूंगा। ये रेफरेंस लाइन है, यहां से हम शुरुआत करते हैं। यदि तो शुरुआत करते हैं तो पहले 30 डिग्री में एक राशि आएगी जिसको हम बोलते हैं एरीज साइन या मेष राशि। फिर 30 से 60 डिग्री तक, अगले 30 डिग्री तक या 30 डिग्री तक दूसरी राशि आएगी जिसे हम बोलेंगे टॉरस या वृषभ। फिर 60 से 90 डिग्री तक तीसरी राशि आएगी जिसे हम बोलेंगे जेमिनाइन या मिथुन। फिर 90 से 120 डिग्री तक चौथी राशि आएगी, यहाँ पर मैंने ऊपर डिग्रीज लिखी हुई हैं। ये एंगल यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं, ये 30, यहाँ तक 60 हो गया, ये 90 हो गया, ये 120 हो गया, और वो कैंसर राशि आएगी जिसे कर्क या कैंसर बोलते हैं। 120 से 150 तक पांचवी राशि आएगी जिसको लियो या सिंह बोलते हैं, और 150 से 180 तक छठी राशि आएगी जिसे हम वर्गो या कन्या बोलते हैं। 180 से 210 तक आपकी 7th राशि आएगी जिसे हम लिब्रा या तुला बोलेंगे, एंड 210 से लेकर 240 तक आपकी 8th राशि आएगी जिसे हम स्कॉर्पियो या वृश्चिक बोलेंगे। ऐसे 240 से 270 तक नेक्स्ट आएगी जिसे हम सेजिटेरियस या धनु बोलेंगे। 270 से 300 तक कैप्रिकॉन या मकर राशि आती है। 300 से 330 तक एक्वेरियस आपका या कुंभ राशि आती है, एंड 330 से 360 तक पाइसेस या मीन राशि आती है, और उसके बाद ये सारा का सारा रिपीट होता है। तो जो भचक्र या जॉडिएक है ऊपर स्काई के अंदर, वो जॉडिएक को एक 360 डिग्री के हम सर्कल की तरह मान के चल सकते हैं, और उस सर्कल के अंदर उसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और एक पर्टिकुलर इक्वल पार्ट को एक एक करके राशियां ऑक्यूपाई करती हैं, और वो सारी 12 राशियां उस रीजन के अंदर फैली हुई हैं। हर एक राशि इक्वल रीजन कवर करती है, और एंगुलर रीजन जो है उनका सभी का 30 डिग्री है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया है।
तो 30-30 डिग्री से उसको पूरे उस बचक्र को डिवाइड किया हुआ है 12 इक्वल पार्ट में। तो ये जो हमारा बचक्र है, ये बेसिकली जो रीजन है जिसके अंदर हमारे स्टार फैलते हैं, वो रीजन एक्चुअली है क्या, एक मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूं। कि यहां पर आपको ये दिख रहा होगा, यदि मैं एक सर्कल मान लूं, एक मिनट, यहां पर मैं एक लाइन बना लूं, इससे स्ट्रेट लाइन बनाऊं, तो उससे 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे, इतने रीजन के अंदर केवल सारे के सारे जो हमारे ग्रह हैं वो मूव करते हैं। उसके बियॉन्ड कोई भी ग्रह मूव नहीं करता। जो हमारी अर्थ है, आप ऐसे समझिए, उससे यदि मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, और उससे 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे दो लाइन बनाई, उन 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे की जो लाइनों को ज्वाइन करके यदि मैं एक सर्कल बनाऊंगा, तो जो सर्कल बनेगा, सारे के सारे स्टार और सारी की सारी 12 राशियां केवल उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर अवेलेबल हैं। तो ये जितना भी हमारा जो सिस्टम है, जिस पर बेस्ड हम एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं, ज्योतिष को पढ़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड तो अनंत है, उसका कोई एंड नहीं है, मगर जो हम जिसको मान के चलते हैं, हमारे जितने भी ग्रह जिस रीजन में मूव करते हैं, उसको समझने का तरीका यह है कि हम अर्थ से एक सीधी लाइन निकालें और उससे 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे दो लाइनें बना दें। उनको ज्वाइन करने पे जो सर्कल बनेगा वो आपका यहां पर बचक्र या जोडियक होगा। तो आपके सारे के सारी राशियां उसी बचक्र और जोडियक में प्रेजेंट हैं, और हमारे जितने भी ग्रह मूव करेंगे, उनके जितने भी ऑर्बिट होंगे, अलग अलग ग्रह अलग अलग ऑर्बिट में मूव करते हैं, वो सारे ऑर्बिट उसी रीजन के अंदर फॉल करेंगे। जोडियक क्या है? इट इज एन इमेजिनरी बेल्ट ऑफ अबाउट 9 डिग्री नॉर्थ एंड 9 डिग्री साउथ encircling the heavens within which are all the planets have their movement। तो सभी के सभी प्लैनेट्स का जो मूवमेंट है, मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं, एक मिनट। ये आपका सपोज ऑर्बिट है अर्थ का, यहां पर अर्थ अवेलेबल है। अब मैं यहां से एक लाइन बनाता हूं, ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने इससे बनाई है। इससे लाइन से 9 डिग्री पे आप एक दूसरी ऐसे एक लाइन बनाइए, और 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है और दिस इज साउथ डायरेक्शन। तो 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे मैंने दो लाइन बना दी। इनको ज्वाइन करते हुए मैं एक दूसरा सर्कल बना दूंगा इस तरीके से। तो आपके जितने भी स्टार्स हैं वो इस पूरे रीजन के अंदर केवल रिवॉल्व करेंगे, इन दिस वन पर्टिकुलर रीजन। आपकी सारी की सारी जो 12 राशियां हैं वो भी इसी रीजन के अंदर होंगी। तो इस पर्टिकुलर रीजन को क्या किया हुआ है कि ट्वेल्व इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जो मैंने ये रीजन यहां पे बनाया है। यहां से शुरू किया और आपका ऐसे 30 डिग्री का एक पार्ट बनाया, फिर 30 डिग्री का दूसरा पार्ट बनाया, 30 डिग्री का तीसरा पार्ट बनाया, 30 डिग्री का चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से को 30 डिग्री के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और हर एक 30 डिग्री का पार्ट एक पर्टिकुलर साइन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पहले पार्ट में मैंने एरी साइन रखा 30 डिग्री का, दूसरे पार्ट में आपका वृषभ होगा,
और इस तरीके से ये पूरा का पूरा जोडियक 12 इक्वल राशियों के अंदर यहां पर डिवाइड किया हुआ है। अब इसमें होता क्या है देखिए, ये हमने बचक्र बनाया, इसके ऊपर ये ऑर्बिट है अर्थ का, ये बचक्र है। अब इस ऑर्बिट में सपोज मैं यहाँ पर सन को सेंटर पे अर्थ को सेंटर पे मान के चल रहा हूँ। एक प्लेनेट इस पर्टिकुलर पाथ में मूव कर रहा है, दूसरा इसमें कर रहा है, तीसरा इस पाथ पे मूव करता है। तो ये सभी प्लैनेट्स के ऑर्बिट हैं। ये पहले प्लैनेट्स का ऑर्बिट है, दूसरे प्लैनेट का ऑर्बिट है, तीसरे प्लैनेट का ऑर्बिट है, और ये आउटर बाउंड्री है। तो जब मैंने बताया था कि यहाँ पर एक राशि है जिसको मैं बोल रहा हूँ एरीज साइन है, ये दूसरी राशि है, ये वृषभ साइन है, ये एरीज साइन है 30 डिग्री का, ये वृषभ साइन है 30 डिग्री का, ये जेमिनाइन साइन है 30 डिग्री का, ये चौथा आपका हो गया कैंसर साइन हो गया 30 डिग्री का। सभी प्लेनेट मूव करते हैं, तो प्लेनेट अपने अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं। सपोज मैं मान लेता हूं कि मरकरी यहां पर मूव कर रहा है, जैसे बुध बोलते हैं, वीनस यहां पर मूव कर रहा है। तो एक्चुअली क्या होगा, इनकी सबकी अलग अलग स्पीड होती है। तो ये वीनस मरकरी यहां से चला, यहां से चलेगा, और ये धीरे धीरे क्या करेगा, ये पहले इसमें एंटर होगा एरीज में, इसके बाद ये यहाँ पे टॉरस में एंटर होगा, इसके बाद कहीं और चला जाएगा अगली राशि में। इसको हम बोलते हैं गोचर या ट्रांजिट। हर एक प्लेनेट अपनी लगातार राशियां बदलता रहता है। सबसे पहले वो इस राशि में ट्रेवल किया, फिर इस राशि में ट्रेवल किया, फिर इस राशि में ट्रेवल किया। तो हर एक प्लेनेट अपनी राशियां लगातार बदलता रहता है। जैसे मरकरी मूव कर रहा है अपने स्पीड से, इसी तरीके से शुक्र भी मूव करेगा। सभी के सभी प्लेनेट आपके मूव करते हैं, और वो एक राशि से दूसरी राशि में जाते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। उससे होता क्या है कि जब किसी भी पर्सन का जन्म होता है, बर्थ होता है, उस समय पर अलग अलग प्लेनेट अलग अलग राशियों में स्थित होते हैं। कि जैसे मैं मान लेता हूं यहां पर एरीज साइन है, ये मैंने 1 मार्क किया है, ये 2 मार्क किया है, ये 3 मार्क किया है। यहां पर सपोज मरकरी है एरीज साइन के अंदर, जब किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, यहां पर सपोज मैं मान लेता हूं 8 साइन राइज हो रहा है, स्कॉर्पियो है, और यहां पर आपका जुपिटर इस पर्टिकुलर राशि में है उस समय पर। ये 9 साइन है, इसके अंदर सपोज सैटर्न आपका ट्रांजिट कर रहा है, शनि। तो हम क्या मानकर चलेंगे, उस व्यक्ति की जो कुंडली बनेगी उसके अंदर जुपिटर को हम 8 साइन में प्लेस करेंगे, सैटर्न को 9 साइन में प्लेस करेंगे, मरकरी को हम 1 साइन में प्लेस करेंगे, और वीनस को हम जिस भी साइन में जो प्लेनेट होगा उसको हम प्लेस करेंगे। तो जो हमारा बचक्र बनता है या जोडियक बनता है, उसके अंदर सारे के सारे ये जो भी प्लेनेट आपके एग्जिस्ट करते हैं, ये सब लगातार मूव कर रहे होते हैं इस तरीके से। ये आपका बचक्र है, इसके अंदर एक प्लेनेट चल के आया है, इस सभी के पाथ इसके अंदर है, ऑर्बिट सभी प्लेनेट्स के अलग अलग हैं, अलग अलग डिस्टेंस पे सब प्लेनेट मूव करते हैं। तो एक प्लेनेट यहां से चलना शुरू हुआ, आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, इसमें नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट, ये इस वाले में आपको कर्सर दिखेगा। ये मैंने यहाँ पे सारी राशियां लिखी हुई हैं हिंदी में। ये मेष है, वृषभ है, मिथुन है, कर्क है। अब सपोज एक प्लेनेट आपका यहाँ से चलना शुरू हुआ, सैटर्न, वो ऐसे जाएगा, इसके बाद वृषभ में जाएगा, फिर मिथुन में जाएगा, और एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर वो रुक जाएगा, मिथुन में जाके सपोज रुक गया। तो आपका सैटर्न चलना शुरू हुआ, यहां से यहां गया और मिथुन में जाकर रुक गया, सैटर्न की पोजीशन हो गई। सपोज आपका दूसरा प्लेनेट जुपिटर वृश्चिक में है उस समय पर, जिस किसी व्यक्ति का जन्म हुआ। और प्लेनेट इस तरीके से मूव करते हैं, ध्यान रखना है ऑलवेज, कि धनु राशि में है, उसके बाद मकर में जाएगा, उसके बाद कुंभ में जाएगा, फिर मीन में जाएगा, फिर मेष में जाएगा, और इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। कर्क में जाएगा, फिर सिंह में जाएगा, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं प्लेनेट। कर्क से कन्या में, सिंह से कन्या में जाएगा यहाँ पर। अब सपोज कोई एक पर्टिकुलर प्लेनेट यहां पर है उस समय पर, और कोई प्लेनेट हो सकता है धनु राशि के अंदर है। तो हम जब व्यक्ति की जब कुंडली बनाएंगे, जब उसका जन्म होगा, तो हम कुंडली के सभी 12 भावों के अंदर, जो मैंने 12 भाव बताए थे अभी आपको, ये 12 भाव हैं, ये 12 हाउसेज हैं। तो इनके अंदर एक राशियां लिख देंगे हम, कि किस हाउस के अंदर कौन सी राशि है। उसका मैं तरीका बताऊंगा लेटर ऑन। हर एक भाव के अंदर एक राशि होगी इस तरीके से। ये राशियों के नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4। तो 1 को हम मेष राशि बोलते हैं,
2 को हम टॉरस बोलते हैं, 3 को हम मिथुन बोलते हैं। तो जो प्लेनेट जिस भी राशि में होगा उस समय पर उसको उस राशि में प्लेस कर देंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि अलग अलग प्लेनेट अलग अलग राशियों में हो सकते हैं, कि सपोज गुरु यहां पर धनु राशि के अंदर ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी कुंडली के अंदर गुरु को हम धनु राशि के अंदर रख देंगे। इस तरीके से हम उसकी कुंडली फॉर्म करते हैं। अब मैं इसको फिर से एक बार बताऊंगा। तो देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बेसिकली है क्या कि आपकी जो जन्म कुंडली होती है उसके अंदर 12 भाव होते हैं और ये भाव फिक्स होते हैं। फिर हमारा होता है जोडिएक। जोडिएक एक्चुअली स्काई के अंदर एक रीजन है, पर्टिकुलर रीजन, जिसके अंदर सभी के सभी राशियां हैं हमारी 12 की 12, और उन्हीं राशियों में उस पर्टिकुलर रीजन में ही सभी स्टार जो भी हैं, स्टार्स वो प्लैनेट्स हैं, वो रिवॉल्व करते रहते हैं और प्लैनेट लगातार चलते रहते हैं। तो लगातार चलने की वजह से वो राशियों को परिवर्तन करते रहते हैं, और राशियों का परिवर्तन करते हैं। तो एक प्लैनेट सपोज एरीज साइन में ट्रेवल कर रहा है, कुछ देर के बाद टॉरस में जाएगा, कुछ देर के बाद जेमिनी में जाएगा। इस चीज को हम बोलते हैं गोचर। तो जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है जिस समय पर, तो जन्म के समय जितने भी ग्रह हैं वो सभी के सभी ग्रह एक पर्टिकुलर राशि में उस समय पर स्थित होते हैं। तो जिस भी राशि में स्थित होते हैं उसकी कुंडली में उन ग्रहों को उस राशि में रख दिया जाता है, जिससे उसकी की कुंडली, जन्म कुंडली प्रिपेयर होती है। अब ये प्लेनेट कंटिन्यू मूव करेंगे तो इनकी स्थिति लगातार बदलती रहेगी। ये नहीं, कोई भी प्लेनेट कभी भी फिक्स नहीं होता, मगर जिस समय पर आपका जन्म हुआ उस समय पर कौन सा ग्रह किस राशि में स्थित है वो ही आपकी कुंडली के अंदर रख दिया जाएगा। स्काई की उस समय की जो फोटो है, एक तरीके से स्टिल फोटोग्राफ हम ले लेंगे। स्टिल फोटोग्राफ का मतलब हम देख लेंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि में स्थित है, उसे आपकी जन्म कुंडली में रख दिया जाएगा। और जन्म कुंडली में जब हम उन्हें रख देंगे तो उस तरीके से जो भी कुंडली बनेगी उसे हम उसकी जन्म कुंडली कहते हैं। अब कुंडली बनेगी कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यह अराइज होता है कि हम कुंडली बनाएंगे कैसे। जो मैंने आपको 12 यहां पर भाव बताए हैं, ये 12 हाउसेस तो फिक्स हैं, मगर इन हाउसेस के अंदर राशि रखी जाती है। इस हाउस के अंदर कौन सी राशि आएगी इस पर पूरी की पूरी आपकी कुंडली डिपेंड करती है कि किस तरीके से आपकी कुंडली फॉर्म होगी। इसे हम लगन या असेंडेंट भी बोलते हैं, इसे हम फर्स्ट हाउस भी बोलते हैं। तो फर्स्ट हाउस के अंदर कोई भी राशि आ सकती है। जो भी राशि पहले भाव में आएगी उसे आपका हम जन्म की लग्न बोलते हैं, और लग्न के बेस पर ही सारा का सारा प्रेडिक्शन होता है। किसी भी व्यक्ति से यही पूछा जाता है कि आपकी लग्न क्या है, तो लग्न वो होती है जो आपकी कुंडली के अंदर पहले भाव के अंदर जो भी राशि रखी जाती है, सारी कुंडली उसी पर निर्भर करती है। सपोज पहले भाव के अंदर 4 साइन रखा जाए, कैंसर राशि या आपका कर्क राशि रखी जाए, तो यहां पर हम 4 रखेंगे। इस भाव में 5 आएगा, इस भाव में 6 आएगा, इस भाव में 7 आएगा, यहां पर 8 आएगा, यहां पर 9 आएगा, यहां पर 10 आएगा। इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी कुंडली प्रिपेयर होगी। और अभी जैसे मैंने बताया कि जन्म के समय जो ग्रह जिस भी राशि में बैठा है उसे उस राशि में प्लेस कर दिया जाएगा। तो आपका जन्म हुआ उस समय पर लग्न क्या होती है, सबसे पहले मैं वो बताऊंगा। ये हमारा सूर्य है यहां पर, और ये आप इसको अर्थ मानकर चलें, अर्थ मानकर चलें। ये एक्चुअली हमारी ईस्टर्न साइड है जिधर सनराइज होता है, और उसके अपोजिट वेस्टर्न साइड होती है, सनराइज होता है। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। ऊपर की तरफ यहां पर मैं नॉर्थ साइड मानकर चल रहा हूं और नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन मान के चल रहा हूं। तो ये हमारी ईस्टर्न का मतलब पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये आपकी यहां पर उत्तर दिशा है, और यहां पर दक्षिण दिशा है। अब ध्यान से समझिए, ये अर्थ है हमारी, ये लगातार रिवॉल्व करती जा रही है, अर्थ रिवॉल्व करती जा रही है। तो देखिए अर्थ रिवॉल्व करेगी तो क्या होगा, ये अर्थ रिवॉल्व करेगी तो ये आगे बढ़ती जाएगी, तो इसके सामने जो राशि है वो बदलती जाएंगी। अभी एरीज आ रही है, राशि यहाँ पे पहुंची तो है, थोड़ी देर के बाद, इस डायग्राम में दिख नहीं रहा होगा, दूसरे में समझाता हूं, कि अर्थ हमारी यहाँ पर चलती चली जा रही है। जैसे यहाँ से अर्थ चलना शुरू हुआ, तो इस जगह पर जब अर्थ आई तो ये ईस्टर्न दिशा, पूर्व दिशा के अंदर वृश्चिक राशि दिखना हमें शुरू हो जाएगी। तो वृश्चिक राशि दिखेगी, जब तक अर्थ यहाँ से चलते चलते यहाँ तक पहुंचेगी
तब तक हमें वृश्चिक राशि दिखाई देगी। और यह राशि हमें दिखाई देती है 2 घंटे तक, 2 आवर्स का टाइम होता है इसका रफली। तो जिस व्यक्ति का जन्म जब अर्थ यहां से यहां तक मूव कर रही थी, तो उस समय पर ईस्टर्न दिशा या पूर्व दिशा में वृश्चिक या स्कॉर्पियो राशि दिखाई दे रही थी, तो उसकी लग्न ये वृश्चिक हो जाएगी। अब अर्थ चलते चलते यहां से ये यहां पर पहुंच जाएगी, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आएगी, तो अब वो उसको धनु राशि दिखाई देगी। एक्चुअल में ईस्टर्न डायरेक्शन में एक राशि 2 घंटे तक आपके जो ईस्टर्न ओरिजन है पूर्वी दिशा में दिखाई देना शुरू होती है, और वो राशि इसके बाद आपको 2 घंटे तक दिखती है, और वो राशि खत्म हो जाती है, और इसके बाद उससे अगली वाली राशि हमें दिखाई देना शुरू हो जाती है, धनु राशि। तो सपोज सुबह 7 बजे आपको वृश्चिक राशि दिखना शुरू हुई ईस्टर्न ओरिजन पे पूर्व दिशा में, तो पृथ्वी पर वृश्चिक राशि राइज कर रही थी, इसको बोलते हैं राशि राइज करना। तो उस पर्सन की कुंडली की लग्न के अंदर हम वृश्चिक राशि रख देंगे। 2 घंटे तक ये राशि हमें दिखाई देगी, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ लगातार मूव कर रही होती है, घूमती रहती है अपने एक्सिस पे, तो वो एक ही राशि आपको दिखाई नहीं देगी। इसकी मोशन की वजह से आपको वृश्चिक राशि 2 घंटे तक नजर आएगी। इसके बाद धनु राशि दिखना शुरू हो जाएगी ईस्टर्न ओरिजन पे। अब 2 घंटे के बाद जिन भी लोगों का जन्म होगा उनकी लग्न धनु मानी जाएगी, उनके फर्स्ट हाउस में असेंडेंट या लग्न में धनु रख दिया जाएगा। इसी तरीके से फिर 2 घंटे के बाद आपकी ये धनु भी खत्म हो जाएगी, आपको मकर राशि दिखना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से दिन के 24 घंटे में अर्थ जब एक पूरा राउंड लगाती है अपने एक्सिस पर, सभी की सभी 12 राशियां आपको पूर्वी दिशा में दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले आपको आपके जन्मे के समय पर जो भी राशि पूर्वी दिशा में थी, ईस्टर्न ओरिजन बोलते हैं उसको, पूर्वी क्षितिज पर जो भी राशि दिखाई दे रही थी वो आपकी लग्न बन जाती है कुंडली के अंदर, और आपकी पूरी की पूरी कुंडली उसी पर निर्भर करती है कि किस तरीके से आपकी कुंडली बनेगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि आपकी अर्थ लगातार घूमती रहती है, लगातार घूमती रहती है, तो उसके जो ईस्टर्न डायरेक्शन में जो राशियां हैं वो भी लगातार बदलती हैं, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ सारी 12 राशियां फैली हुई हैं। ये 2 डायमेंशनल फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर में सारी की सारी राशियां अर्थ के चारों तरफ फैली हुई हैं। अब अर्थ क्योंकि लगातार घूमती है, तो उसको सपोज ईस्टर्न डायरेक्शन में कन्या राशि दिखाई दे रही है, तो 2 घंटे तक कन्या दिखाई देगी, और इसके बाद तुला राशि दिखना शुरू हो जाएगी ईस्टर्न ओरिजन पे। तो उस 2 घंटे में जिस भी व्यक्ति का जन्म होगा, जब कन्या राशि उसके ईस्टर्न ओरिजन पर है, तो उसकी लग्न कन्या होगी। कन्या के बाद 2 घंटे बाद वो बदल जाएगी और उसको तुला राशि दिखना शुरू हो जाएगी, तो उस समय पर जिसका जन्म होगा उसकी तुला राशि होगी। इस तरीके से एक दिन के अंदर सभी की सभी 12 लग्न राइज होती हैं, और अलग अलग समय पर पैदा होने वाले व्यक्तियों की लग्न के अंदर अलग अलग राशियां होंगी। सपोज सुबह 7 बजे उसको कन्या राशि दिखाई दे रही थी, तो करीब करीब 9 बजे तक कन्या राशि दिखाई देगी, और 9 के बाद ईस्टर्न ओरिजन पे तुला राशि हो जाएगी। तो जो 7 से 9 बजे तक जिसका जन्म हुआ उसकी लग्न कन्या होगी, मगर 9 से 11 बजे 2 घंटे करीब करीब एक राशि दिखती है या राइज होती है, उसके लिए सही टर्म है राइज होना, तो फिर तुला होगी। उसके 2 घंटे बाद जिसका जन्म होगा उसकी लग्न के अंदर वृश्चिक राशि आएगी। इस तरीके से हम लग्न के अंदर राशि रख देते हैं कि सपोज जन्म के समय पर किसी व्यक्ति के ईस्टर्न ओरिजन पर 2 साइन मतलब वृषभ राशि दिखाई दे रही थी, तो हमने उसकी लग्न वृषभ बना दी। इसके बाद पूरी कुंडली इसके बेस पे बनेगी। अब आपने लग्न में 2 रख दिया, तो यहाँ पे 3 आएगा, 4 आएगा अगले भाव के अंदर, यहाँ पे 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, जो भी ये नंबर लिखे हुए हैं इन्हें हम राशि या साइन बोलते हैं। इस तरीके से आपने ये पूरी कुंडली बन गई है। इसके अंदर 12 भाव हैं, वो फिक्स हैं पहले से ही। ये वाला भाव पहला भाव होगा, ये दूसरा भाव होगा, ये तीसरा भाव होगा, ये चौथा भाव होगा। इस तरीके से पूरे के पूरे 12 भाव फिक्स हैं। अब जन्म के समय पर जो ईस्टर्न डायरेक्शन में सपोज उसको अर्थ से टॉरस राशि दिखाई दे रही थी वृषभ, तो यहाँ पे हम 2 प्लेस कर देंगे, यहाँ पर 3, 4, और इस तरीके से आपने राशियां प्लेस कर दी। अब राशियां भी रख गई, भाव भी बन गए। अब जैसा मैंने बताया था कि प्लेनेट लगातार मूव कर रहे होते हैं, गोचर कर रहे होते हैं, तो जब उसका जन्म हुआ उस समय पर कौन सा ग्रह किस राशि में था, उस ग्रह को उसी राशि में यदि हम यहाँ पर रख देंगे, तो जो बनेगी उसे उसकी हम जन्म कुंडली बोल देंगे। तो जन्म कुंडली के 3 कंपोनेंट हैं।
आप में से अधिकतर लोगों को ये चीज पता होगी, फिर भी मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जन्म कुंडली के 3 कंपोनेंट हैं, पूरी ज्योतिष के भी मेन 3 कंपोनेंट हैं। एक है आपकी अर्थ, और अर्थ पे हम हैं क्योंकि इसलिए हम अर्थ को मानकर चलते हैं। अर्थ पर जो भी व्यक्ति है उसके ऊपर टोटल जो भी प्लेनेटरी बॉडीज या सेलेसियल बॉडीज स्काई के अंदर जो भी चीजें आपके ऊपर असर डालती हैं उन्हें हम ग्रह मानते हैं। वो ग्रह अर्थ से 9 डिग्री नीचे और 9 डिग्री ऊपर यदि हम 2 लाइनें बनाएं तो उन्हें ज्वाइन करके यदि एक सर्कल बनाएं तो उसी रीजन के अंदर सारे के सारे ग्रह और सारी की सारी राशियां स्थित हैं। वो सब ग्रह उसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर ही घूम रहे हैं और वो ही हमारे ऊपर असर डालते हैं। उसके ऊपर भी कितने ही ग्रह होंगे, मगर 9 डिग्री तक जो अवेलेबल हैं ऊपर और नीचे, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में, नॉर्थर्न एंड साउथर्न डायरेक्शन में, वो हमारे ऊपर असर डालते हैं और उसके बेसिस पर हम हमारी जन्म कुंडली को बनाते हैं। अब जन्म कुंडली में क्या होता है कि आपके 12 भाव होते हैं और लग्न के अंदर एक राशि को रखा जाता है जिसे लग्न बोलते हैं। लग्न मतलब पहला भाव। किस राशि को रखेंगे? अर्थ क्योंकि घूम रही है तो अर्थ 24 घंटे में सभी राशियों से होते हुए गुजरती है। 24 घंटे में पूरा एक सर्कल लगाएगी तो उसके पर्टिकुलर साइड में 12 की 12 राशियां आएंगी। तो पूर्व दिशा में जो भी राशि आती है उसके घूमने के समय पर उसे हम लग्न में रख देते हैं। अब पूर्व दिशा में सपोज 2 राशि आई तो लग्न में 2 रखकर हम उसकी पूरी कुंडली में राशियों को प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से राशियों का प्लेसमेंट हो गया। अब क्या होगा कि वो उस व्यक्ति का जिस समय पर जन्म हुआ तो गोचर में, ट्रांजिट में, जैसे मैंने बताया, ग्रह भी लगातार चलते रहते हैं और अलग अलग ग्रह अलग अलग राशियों में स्थित होते हैं। तो जिस भी राशि में उसके जन्म के समय जो ग्रह स्थित होगा उसको हम यहाँ इन नंबरों के साथ लगा देंगे और ऐसे जो बनेगा वो आपकी उसकी जन्म कुंडली कहलाएगी। इसे हम राशि चार्ट, D1 चार्ट या बर्थ चार्ट भी बोलते हैं। कहीं पर भी बर्थ चार्ट बोला जाए, D1 डिवीजन 1 चार्ट बोला जाए या राशि या लग्न चार्ट बोला जाए, वो इसी को हम बोलते हैं। तो इसके बेसिस पर हम किसी भी व्यक्ति की लग्न कुंडली बना सकते हैं। अब देखिए, राशियों के हमें नाम आने चाहिए सभी को और नंबर आने चाहिए। 12 राशियां हैं, उनके हिंदी इंग्लिश दोनों तरीके के नाम आने चाहिए। यहाँ पर मैंने सिंबल बनाए हुए हैं राशियों के, ये इंपॉर्टेंस है सिंबल्स की। ये सिंबल के हिसाब से राशियों के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। सिंबल ये आपकी 12 राशियां हैं। तो लाइक ये आपका एरीज साइन है जिसे हम हिंदी में मेष बोलते हैं और इसका नंबर आपको पता होना चाहिए 1। कुंडली में नंबर लिखा जाता है राशि का, जो नंबर आपको दिखते हैं वो राशियों के नंबर होते हैं। ये दूसरा वृषभ या टॉरस है और ये आपका बुल से रिप्रेजेंट है। तो बुल इसके करैक्टरिस्टिक को बताएगा, वो लेटर ऑन बताऊंगा। ये थर्ड वन है आपका मिथुन या जिसे हम जेमिनाइन साइन बोलते हैं, इसको 3 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 कन्या है यहाँ पर। चौथा आपका कैंसर, कर्क या उसे हम 4 साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका क्रैब है एक्चुअली, कैकड़ा जिसे बोलते हैं। 5वां होता है लियो, हिंदी में उसे सिंह बोलते हैं और इसका नंबर होता है 5। छठी राशि होती है आपकी कन्या, वर्गो, या इसको 6 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। 6 नंबर हो तो आप समझ जाइए वर्गो साइन है या कन्या राशि है। 7वां होता है आपका तुला, यहाँ पर एक तराजू दी हुई है देखिए, और इसके लिए इसको तुला बोलते हैं, लिब्रा या तुला, और इसको 7 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। 8वां होता है स्कॉर्पियो या वृश्चिक, ये देखिए एक बिच्छू बना रखा है तो इसको बिच्छू से रिप्रेजेंट करते हैं। 9वां होता है सेजिटेरियस या धनु, तो यहाँ पर एक धनुर्धारी है, धनुष है इसके हाथ के अंदर, तो ये 9 साइन है। इसके करैक्टरिस्टिक भी इससे मिलेंगे, वो हम बाद में बात करेंगे। 10th होता है कैप्रिकॉन या मकर, तो यहाँ मगर ने एक शिकार किया हुआ है, इस तरीके का इसका साइन है। 11वीं जो राशि होती है वो होती है कुंभ। यहाँ पर एक कुंभ या घड़ा है इस व्यक्ति के हाथ में, इसको एक्वेरियस या कुंभ बोलते हैं। और 12वीं जो राशि होती है वो होती है पाइसेस या जिसे मीन बोलते हैं। इसमें 2 फिश या मछलियां हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। इस तरीके से आपकी 12 राशियां होती हैं। आपको सभी 12 राशियों के नाम, उनके नंबर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होने चाहिए, क्योंकि रिपीटेडली हम दोनों चीजों को यूज कर लेंगे। ये स्काई के अंदर इस तरीके से दिखाई देती है, यदि खुले आसमान में आप देखोगे तो एरीज राशि ऐसी दिखाई देती है, इस तरीके की शेप होती है उसकी। टॉरस इस तरीके से दिखाई देती है आपको। जेमिनाइन तो ये इनके सिंबल्स हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा PDF में। इसके बाद ये इनके यहाँ पर मैंने फिर से एक वो दिया हुआ है, इनका क्रम संख्या या नंबर दे रखा है 1 से लेकर 12 तक किससे बोलते हैं। इनका हिंदी नेम यहाँ पर दिया हुआ है।
ऐसे ही इंग्लिश नेम दिया हुआ है इन सभी 12 राशियों का। सिंबल अभी मैंने बताया था, लाइक एरीज का मेंढा या रैम होता है, टॉरस का आपका सांड होता है जिसे बुल बोलते हैं, मिथुन का पुरुष स्त्री या 2 कन्याओं से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैंने सिंबल सभी डिस्कस कर लिए थे। ये कुंडली किस तरीके से बनाते हैं हम, जन्म कुंडली, वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि उत्तर दिशा के अंदर जो भी पूर्व दिशा के अंदर ईस्टर्न ओरिजिन पर अर्थ के जन्म के समय पर जो भी राशि राइज कर रही होती है उसे हम लग्न में लिख देते हैं और उसको 1 साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद लग्न में राशि रखने के बाद हम आगे बढ़ते जाते हैं और राशियों को उसके अंदर अरेंज करते जाते हैं। लग्न में 1 रखा तो यहाँ पर 2, 3 इस तरीके से उसकी लग्न कुंडली बनेगी। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सपोज जन्म के समय पर पूर्वी दिशा में 2 साइन राइज हो रहा हो तो लग्न में हम 2 रख देंगे, अगले में 3, 4, 5, 6 और इस तरीके से आपकी जन्म कुंडली है। मैं रिपीट कर रहा हूं इसलिए फास्ट हो रहा होगा। सपोज जन्म के समय पर ईस्टर्न डायरेक्शन में 3 साइन राइज कर रहा था, 3 साइन राइज कर रहा था तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे और अगले भाव में 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से हम उसकी जन्म कुंडली बना सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डिवीजन ऑफ जोडियक इन 12 राशिस। एक जोडियक पूरा है उसको 12 राशियों में हम डिवाइड करते हैं। जोडियक आपका पूरा एक सर्कल होता है 360 डिग्री का, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल से भी बताया था। वो 360 डिग्री का जो सर्कल है उसको 12 इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं। 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हर एक पार्ट 30 डिग्री का होता है। तो इस हर एक 30 डिग्री के पार्ट को हम साइन या राशि बोलते हैं। तो पूरे उस जोडियक को यदि आप एक सर्कल मान लें 360 डिग्री का तो उसको यदि हम 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो 12 बराबर के भावों में डिवाइड करने पर हर एक भाव के हिस्से में जो 30 डिग्रीज आएंगे उस 30 डिग्री के हिस्से को हम जोडियक राशि या साइन बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये डिवाइड किया हुआ है, ये 30 डिग्री ये पोर्शन आया, ये वाला 30 डिग्री का है, ये मेष होगी, ये वृषभ होगी, इसी तरीके से मिथुन होगी, ये आपका कर्क हो गया, इसके बाद ये सिंह हो गया। तो हर एक के हिस्से में 30 डिग्री का पोर्शन है। तो टोटल 360 डिग्री का जो पोर्शन है हर एक राशि को 30 डिग्री का पोर्शन मिलता है। अब ये जितनी भी 12 राशि हैं इनकी लॉर्डशिप अलॉटेड है डिफरेंट प्लैनेट्स को। तो लॉर्डशिप की बाद में बात करूंगा, मैं पहले प्लैनेट्स की बात करूंगा। कौन कौन से प्लैनेट्स हैं आपके सोलर सिस्टम के अंदर? मेनली हमारे जो यहाँ पर प्लैनेट का मैंने पहले क्लैरिफाई कर दिया है, प्लैनेट का मतलब जो इंग्लिश वर्ड प्लैनेट है वो नहीं है। यहाँ पर हम इन्हें बेसिकली ग्रह बोलें तो ज़्यादा बेटर है। ये वो चीज़ें हैं जो इंसान के ऊपर असर डालती हैं, उन्हें ग्रह बोलते हैं। हमारे ऊपर असर डालती हैं वो प्रैक्टिकली प्लैनेट्स नहीं है। जैसे मून भी प्लैनेट नहीं होता, सन को भी हम मानते हैं यहाँ पर, वो भी प्लैनेट नहीं होता। और 2 हम यहाँ पर मान के चलेंगे, राहु और केतु, वो भी कोई प्लैनेट नहीं होते, मगर उसको हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्लैनेट या ग्रह मानकर चलते हैं। ये हमारा सन है सूर्य, और सूर्य से जो आपके इस तरीके से साइज के हिसाब से बता रखा है, जो सबसे नजदीक ग्रह है वो है मरकरी, और साइज में बहुत छोटा है, छोटा सा साइज है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लैनेट आता है सूर्य के नजदीक ही रहता है, ये है वीनस या शुक्र, इसे बोलते हैं हम। तीसरे नंबर पे हमारी अर्थ आती है। तो जो मरकरी और वीनस ये अर्थ और सूर्य के बीच में आ रहे हैं, अर्थ और सूर्य के बीच के ऑर्बिट में ये घूमते हैं। अर्थ जहां घूम रही है और सूर्य जहां पर स्थित है, उन दोनों के बीच में आपका मरकरी मतलब बुध और वीनस मतलब शुक्र घूमते हैं। तो इन्हें हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। इनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सन और अर्थ के बीच में रिवॉल्व करते हैं, बीच के ऑर्बिट में घूम रहे हैं, इसलिए हम इन्हें इनर प्लैनेट बोलते हैं। और अर्थ से बाहर निकल के आपका मार्स आता है, इसका भी साइज छोटा है, अर्थ से भी छोटा है, फिर करीब करीब आधे से भी कम है। फिर जुपिटर आता है जो कि सबसे बड़े साइज का है, जिसे हम गुरु बोलते हैं। और सबसे लास्ट में जो जिसे हम ग्रह मान के चलते हैं वो आपका सैटर्न या शनि है। इसके अंदर रिंग है, आप देखते हो, ये सबसे दूर माना जाता है। हालांकि यूरेनस और नेपच्यून को भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं, मगर हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी में इन्हें मानकर नहीं चलेंगे। इस तरीके से आपके ये मेन 7 प्लैनेट्स हैं, 7 है यहाँ पर। राहु केतु को हम अलग डिस्कस करेंगे। इनमें देखिए ये फर्दर एक डायग्राम दूसरा बना रखा है इन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए। ये हमारा सूर्य है और सूर्य के सबसे नजदीक ये आता है मरकरी, बुध, इसके बाद आपका वीनस है, फिर अर्थ आती है, इसलिए मरकरी और वीनस को इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। फिर अर्थ के बाद आता है आपका मार्स, मंगल,
फिर जुपिटर है जो डायग्राम के हिसाब से आपको पता चल रहा है सबसे बड़ा साइज का है, और ये सैटर्न है, इसके चारों तरफ एक रिंग है। तो ये आपके टोटल प्लैनेट्स हैं। यहाँ पर ये एक और डायग्राम मैंने यहाँ पे बता रखा है, ये मूवमेंट है, देखिए ऑर्बिट भी दिखा रखा है इसमें। ये मरकरी है, ये इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। वीनस इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, फिर अर्थ इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। ये पूरा का पूरा जॉडियक है। अर्थ के बाहर ये मार्स रिवॉल्व करता है। इसके बाद ये आपका जुपिटर रिवॉल्व करता है, ये सैटर्न रिवॉल्व करता है। तो जो ये बाहर है मार्स, जुपिटर और सैटर्न, इन्हें एक्सटीरियर प्लैनेट्स बोलते हैं। ये अर्थ और सूर्य के बीच में नहीं है, इसके बियॉन्ड है, इन्हें एक्सटीरियर प्लैनेट बोलते हैं। और मरकरी और वीनस को हम इंटीरियर प्लैनेट्स बोलते हैं। इनमें अब आपका आता है एक चंद्रमा या मून। तो चंद्रमा अर्थ के अराउंड मूव करता है, वो सूर्य के अराउंड मूव नहीं करता। तो इस तरीके से ये आपके मेन प्लैनेट्स हैं जो 7 हो गए। 7 कौन कौन से हो गए? यहाँ पर हम अर्थ को सेंटर मानते हैं, सन, मरकरी, वीनस, अर्थ के और अराउंड चंद्रमा मूव करता है, फिर मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। अब जैसा मैंने बताया था, देखिए इसका ऑर्बिट बना हुआ है जुपिटर का, ऐसे जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा जुपिटर। रास्ते में राशियां आती जाएंगी, तो ये एक राशि से निकलेगा, फिर दूसरी से निकलेगा, फिर तीसरी से निकलेगा। तो आप देखो इसका ऑर्बिट कितना बड़ा है, तो इसको चलने में ज्यादा टाइम लगेगा, धीरे धीरे चलेगा ये, तो एक ही राशि में बहुत ज्यादा समय तक रहेगा। मार्स का ऑर्बिट रिलेटिवली छोटा है, तो मार्स भी देखिए उसका रास्ता छोटा हो गया, ऑर्बिट कम हो गया, तो ये भी चलेगा और धीरे धीरे, मगर ये मार्स आपका थोड़े कम टाइम में ही पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेगा। तो एक ही राशि में थोड़े दिन रहेगा और वो दूसरी राशि में चला जाएगा, क्योंकि ये फास्ट मूव कर रहा है। वीनस और भी फास्ट मूव करेगा, इसका और भी छोटा ऑर्बिट है, तो ये और भी जल्दी जल्दी मूव करेगा और एक राशि में बहुत कम दिन रहेगा और इसके बाद आगे बढ़ता चला जाएगा। मरकरी देखिए ये और भी छोटे ऑर्बिट में मूव कर रहा है, छोटा सा रास्ता है इसका पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो ये भी एक राशि में थोड़े दिन रहेगा, अगली में चला जाएगा, फिर उससे अगली में चला जाएगा। तो अलग अलग प्लेनेट एक ही राशि के अंदर अलग अलग समय व्यतीत करते हैं। सैटर्न है जो सबसे ज्यादा दूर है, ये इसको एक राशि से निकलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, करीब करीब 2.5 साल। ये पूरा एक राशि में रुका रहता है, इतना धीरे चलता है क्योंकि इसका ऑर्बिट बहुत बड़ा है, काफी ज्यादा डिस्टेंस इसको कवर करनी है। इसी तरीके से जुपिटर करीब करीब 1 साल 1 ईयर एक राशि के अंदर लगाता है, जुपिटर गुरु, क्योंकि इसका ऑर्बिट भी बड़ा है। मार्स का वेरी करता है, उसका रीजन आगे बताएंगे। मार्स आपका 2-3 महीने से लेकर 5 महीने तक लगाता है, मगर गुरु से काफी कम लगाता है। वीनस जो मूव करता है, तो वीनस भी आपका बहुत फास्ट मूव करता है, ये 1 मंथ में भी एक बार राउंड लगा लेता है और थोड़ा कम ज्यादा भी इसका वेरी करता है। ऐसे ही मरकरी 25 डेज के आसपास में आपका एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। तो ये सारे प्लेनेट जो मूव करते हैं जॉडियक के अंदर, तो जब मूव करते टाइम वो एक राशि से दूसरी राशि में चलते जाते हैं। जब आपका जन्म होता है उस समय पर जो प्लेनेट जिस राशि में स्थित होता है, उसकी कुंडली के अंदर उस प्लेनेट को उसी राशि में रख देते हैं, जिसे हम उसकी जन्म कुंडली या लग्न कुंडली बोलते हैं। ये फर्दर उसी चीज को मैंने फर्दर यहाँ पर भी और डायग्राम बनाकर ये एक्सप्लेन किया है कि अलग अलग प्लैनेट्स किस तरीके से चलते हैं। द सोलर सिस्टम जो हमारा है, आवर सोलर सिस्टम इज सेंटर्ड अराउंड द सन। सूर्य उसके सेंटर पे है, हमें सबको मालूम है। 9 प्लैनेट्स हैं, उसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, अलोंगसाइड बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। तो ये 9 प्लैनेट जो रिवॉल्व करते हैं वो अलग है, और हम जिन्हें एस्ट्रोलॉजी में ग्रह मानते हैं वो अलग है। प्लैनेट तो जो रिवॉल्व करते हैं वो मरकरी है आपका, बुध, वीनस शुक्र, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। साथ में बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं जो बॉडीज अलग अलग तरीके की हैं, जिनका साइज छोटा है, वो भी मूव करती रहती हैं बीच बीच में। इन हिंदू एस्ट्रोलॉजी द लास्ट 3 प्लैनेट्स मतलब यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो हैव नो प्लेस, इन्हें हम मानकर नहीं चलते। ऑन द अदर हैंड मून एंड 2 शैडोई प्लैनेट्स राहु एंड केतु आर ट्रीटेड एज प्लैनेट। तो इन तीनों को एक्सक्लूड कर दिया है, हटा दिया है। यूरेनस को नहीं मानते, नेपच्यून को नहीं मानते, प्लूटो को नहीं मानते, और इनके बदले हम यहाँ पर मून को मानकर चलेंगे, राहु और केतु को मानकर चलेंगे। राहु और केतु मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में राहु केतु नहीं बताऊंगा। तो आज की क्लास में मैं यहीं तक सम अप करूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक्चुअली आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राहु केतु के बारे में बताऊंगा। इसके बाद मैं नक्षत्रों पे आऊंगा जो कि मेन यहाँ का
कंसेप्ट है। यस मैम, जस्ट अ मिनट। जिसके भी डाउट्स हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो मैं जिसका नाम लूंगा वही अपना केवल माइक्रोफोन ऑन करेगा और क्वेश्चन पूछ सकता है फिर। जी ज्योति कृष्णन मैम, 1 मिनट। नमस्कार जी। जी नमस्कार नमस्कार मैम। जी। See, you said Lagna is, so whatever is the listener, that is the east direction. Whether it is Dhanur Lagna or the rising Lagna is the east direction. Am I right? यस East direction is the kind of rising Lagna, whether it is Dhanu or else Aquarius, Pisces, whatever it is. यस यस One question. या And second question, the cusp. Cusp is as a bhav apne keh rahe the. So the difference between bhav and Lagna is not Lagna, वैसे ये भी बोलते हैं ना, सेकंड हाउस थर्ड हाउस, ऐसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं वैसे, इसमें तो भाव बोलते हैं. सो द डिफरेंस इज, टू माय नॉलेज, am I right, that is, suppose the Lagna is 20 degrees Scorpio. So when it goes to 20 degrees Sagittarius, ऐसा भाव कैलकुलेट करते हैं कि ऐसे ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो बोलते हैं वैसे, जब वृश्चिक से धनु में आ गया ऐसा बोलते हैं हम तो, है ना. सो इज इट कैलकुलेशन, इज इट टेकन एज भाव, ऐसा लेते हैं क्या नहीं, अभी आप भाव का? मैम अभी आप जो उस पे वहां तक मत जाइए, वो अभी थोड़ा लेटर मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, सो भाव मतलब तो ऐसा नहीं, भाव अभी तो हम बोलते हैं. अभी उसमें कंफ्यूज मत होइए, आफ्टर 2-3 क्लासेस वो आपको क्लियर मैं कर दूंगा व्हाट इज द डिफरेंस अच्छा और किस तरीके से हम लेते हैं। अभी जो मैंने बताया है उसमें जो बताया है इट इज करेक्ट, इसी तरीके से कुंडली बनाई जाती है। और अभी मैंने केपी की कुंडली की बात नहीं की है, अभी राशि कुंडली है, जन्म कुंडली की हमने बात की नहीं है। नहीं, वो ठीक है ना. नहीं आप भाव का हाउस का डिफरेंस नहीं है, मतलब नहीं, सेम है, कोई भाव और हाउस में कोई डिफरेंस नहीं है, इट इज वन एंड सेम थिंग। डिफरेंस नहीं है. केपी में भाव बोलते हैं, उसमें बाकी में हाउस बोलते हैं, इतना ही है क्या? नहीं नहीं, इसमें भी हाउस और भाव दोनों बोल देते हैं, मगर उसका जो केपी कुंडली में भी उसको भाव बोलेंगे, मगर वहां पे मतलब बदल जाएगा। भाव चलित कुंडली बनेगी, उसमें नेमिंग विल बी द सेम। आप भाव बोल सकते हो, हाउस बोल सकते हो, कस्प बोल सकते हो, इट इज वन एंड सेम थिंग। अच्छा, वो चालित कुंडली मतलब इसे केपी कुंडली. यस, केपी कुंडली मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप उस केपी पे मत जाएं। उसका एक ही चीज को अच्छा भाव बोलते हैं, एक ही को हाउस बोलते हैं, एक ही को कस्प बोलते हैं, देयर इज नो डिफरेंस। अच्छा, हाँ जी हाँ जी ओके, थैंक यू. जी। थैंक यू. के मरवा जी। सर सर आप ये कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे? इसमें केपी स्टार 1। सर ये फ्री है या पेमेंट के ऊपर नहीं, होता है? ये फ्री नहीं है सॉफ्टवेयर, ये है एक्चुअली सम 1650 रुपीज़ पर मंथ ईयर है इसका, या 150 रुपीज़ पर मंथ है, ऐसा कुछ है। तो अगर आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से लें तो कोई इसमें डिस्काउंट मिलता नहीं है या नहीं नहीं नहीं, मिलेगा? वो एक्चुअली हमारा उनके थ्रू कांटेक्ट नहीं है, तो आप डायरेक्टली भी ले सकते हो। वो डिस्काउंट भी हार्डली 100 रुपीज़ का ही देते हैं वो, उसमें भी ओके काफ़ी कुछ इशू रेज होते हैं। सर, एक डाउट और है मेरा, जी जो थोड़ा सा मैं डिफरेंट ये सॉफ्टवेयर ट्राई किए थे, हाँ। उसमें केपी चार्ट में डिफरेंस आ जाता है सर। एक एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में, मान लीजिए एस्ट्रो सेज में देख रहे हैं या एस्ट्रो वंडर में देख रहे हैं या प्राशरी में देख रहे हैं, तो फिर कौन सा सही माने कि कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं, ठीक है? केपी स्टार बिल्कुल एक्यूरेट है। केपी स्टार ठीक है सर। यस, और एस्ट्रो सेज? एस्ट्रो से जो केपी स्टार में डिफरेंस है, और मैं आपको थोड़ा बताऊंगा आगे चल के डिफरेंस आएगा, अभी सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं बताऊंगा, और डिफरेंस पहले ही बता दूंगा क्या आने वाला है। ओके सर, थैंक जी यू। अ, अनंत लक्ष्मी मैम। सर, ये जो कस्प बोलते हैं, हम्म इट इज नॉट दी व्हाट यू कॉल, जब the earth is moving from one zodiac to the other, या तो जो बीच का when the join जो होता है, that is not called the cusp. पूरा हाउस ही कस्प करके लेते हैं ना? यस यस, कंप्लीट हाउस इज टेकन एज कस्प। Each house is
considered as cusp. Yes, Right. whole ascendant house, first house is called cusp 1, second house is called cusp 2. Okay. Right. Thank you, sir. जी आर के सिंह जी, आर के ऐसे आपका नाम पूरा नहीं पता मुझे। सर जगन्नाथ होरा काफी नहीं है? नहीं, इसमें जगन्नाथ होरा में नहीं होता केपी। आप एस्ट्रोसेज भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, एस्ट्रोसेज मैं जगन्नाथ होरा से मैं करता हूँ, तो उसमें केपी की ऑप्शन से मुझे वो चीज़ें डिटेल तो मिल जाती है, लेकिन स्क्रिप्ट वो नहीं बनाता, स्क्रिप्ट हमें खुद बनानी पड़ेगी। हाँ नहीं, वो जगन्नाथ होरा बेसिकली मैंने वैसे यूज नहीं किया, पर केपी के लिए उतना वो नहीं है। आप एस्ट्रोसेज यूज कर सकते हो, वो ठीक है। वैसे उसमें थोड़ा वेरिएशन करना पड़ेगा, वो मैं बता दूंगा क्या करना पड़ेगा। नहीं, उसमें आयनांशा की शायद गलती है, इस वजह से वो कभी भी सही नहीं होता। तो ऑप्शन है शायद उसमें भी 2। नहीं सर, फिर भी वो भाव संधि पे जब पहुंचते हैं तो वो गलत ही जवाब देता है। अच्छा, मेरा अच्छा। एक्सपीरियंस ये है। तो अच्छा ठीक है, फिर ये केपी स्टार 1 के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? आप इसकी वो चले जाइए, ऑनलाइन ही गूगल पर डाल दीजिए, वो आ जाएगा अपना। ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी? जी 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 जी। और सेल का मॉडल नहीं है, सब्सक्रिप्शन का ही मॉडल है उनका? इसका सब्सक्रिप्शन का है, वो पर एनम वो चार्ज करते हैं और आपको वो लेकर कुछ परमिशंस लेकर आपके उस पर अपलोड करेंगे वो।